प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के बंसल, राजकीय महाविद्यालय दौसा, आपके रसायन शास्त्र विभाग। हम बात कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी के पाठ की। उसमें हमने पिछले लेक्चर में वेग स्थिरांक और उसकी इकाई की बात की थी। अब हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मोटे तौर पे देखो आप कि अभिक्रिया जब होती है तो अणुओं के बीच कोलिजन होता है, टक्कर होती है। इसका मतलब कोई भी फैक्टर, एनी फैक्टर विच इंक्रीज द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अणुओं के बीच टक्कर को बढ़ाएगा, वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। क्लियर? ये फंडामेंटल आप समझ लीजिए कि अणुओं के बीच अगर टक्कर किसी भी तरीके से बढ़ रही है तो उसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अब देखिए, हमारे पास यहाँ वेग के जो कारक हैं उनमें महत्वपूर्ण कारकों की बात करें जब तो हम देखते हैं पदार्थों की सांद्रता, दाब, उत्प्रेरक, ताप, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारक हैं, तो हम सभी कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सांद्रता। क्या है? सांद्रता। तो देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता। तो इसे एकदम क्लियर हो गया कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। एनी कन्फ्यूजन? अब इसको हम टक्कर से जोड़ें, जो मैंने पॉइंट बताया था, तो हम ये कहेंगे कि जब सांद्रता ज़्यादा होगी, इसका मतलब है एकांक आयतन में कणों की संख्या ज़्यादा है। एकांक आयतन में कणों की संख्या ज़्यादा है तो टक्कर ज़्यादा होगी, और टक्कर ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, कमरा है 10 बाई 10 का, उसमें 10 लोग हैं, ओके। अब 15 लोग हो गए या 20 हो गए, तो ज़्यादा लोग हो गए, आयतन उतना ही है, तो उनके बीच आपस में टकराने की संभावना बढ़ेगी। इसी प्रकार अभिक्रियाओं में भी अगर निश्चित आयतन में आप सांद्रता बढ़ाएंगे, मीन्स मोलों की संख्या बढ़ेगी, मीन्स कणों की संख्या बढ़ेगी, तो टक्कर बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्लियर? उल्टी बात करें, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाएं तो वेग पश्चिम दिशा में जाएगा। फिर आता है क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये वाली बात केवल ठोसों पे लागू होती है। किस पे लागू होती है? खाली ठोसों पे, क्योंकि ठोस आपस में जल्दी से संपर्क में नहीं आते एक दूसरे के। तो हम ये कहेंगे कि ठोस क्रियाकारकों की सतह का अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फिर वही टक्कर बढ़ेगी अणुओं के बीच और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्लियर? ठोस क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ेगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसका उदाहरण देखें, एक नमक का टुकड़ा लें अपन, उसको जल में घोलें, और नमक का पाउडर ले लें, उसको जल में घोलें। कौन सा जल्दी घुलेगा? नमक का पाउडर। क्यों? क्योंकि पाउडर में सरफेस एरिया बढ़ गया, कण दूर दूर चले गए, तो वो जल के अणुओं के साथ उनकी टक्कर होने की संभावना बढ़ गई। मैं आपको एक उदाहरण और समझाऊं। एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लो आप और उसको जलाओ, और एक उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, फिर उसको जलाओ। कौन जल्दी जलेगा भाई? तो हम ये कहेंगे छोटे छोटे टुकड़े जल्दी जलेंगे, क्योंकि उनमें आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। क्लियर? तो कुल मिलाकर के ये फैक्टर सब जगह नहीं लगेगा, ओनली फॉर सॉलिड्स, और सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। बात करते हैं दाब की। दाब जो है वो ठोसों और द्रवों पे नहीं लगता, तो किस में लगेगा? गैसों पे। तो गैसों में दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होगी, और आयतन में कमी होगी तो मोटे तौर पे एक ही बात याद रखो कि अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम हो। ठीक है? दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो अभिक्रिया उस दिशा में जिधर जाएगी जिधर अणुओं की संख्या, कौन से अणुओं की संख्या? गैसीय अणुओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। कोई भी उदाहरण को आप समझ सकते हैं, जैसे अमोनिया का निर्माण, N2+3H2 2NH3। ओके, तो अभिकारक कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, और उत्पाद कितने हैं? 2। तो दाब बढ़ाने पर अमोनिया ज़्यादा बनेगी, मीन्स अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें डेल्टा N का मान 0 है, जैसे N2+O2 = 2NO, तो हम ये कहेंगे इसमें दाब